हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो अपना हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट का जो सेकंड मेथड है, दूसरा मेथड है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, उसके बारे में आज अपन इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा लॉस ऑफ चार्ज मेथड, जो कि आपका दूसरा मेथड है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। अपन को एक अननोन रेजिस्टेंस, जो कि आपका क्या है यहाँ पे कैपिटल आर है, ये क्या है अपना अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके पैरेलल में अपन ने एक कनेक्ट किया है कैपेसिटर। ठीक है, और साथ ही साथ जो वोल्टेज है उसको मेजरमेंट करने के लिए, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए अपन ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया है। किसके? आपके कैपेसिटर के। ठीक है, एक स्विच द्वारा या एक की कुंजी द्वारा अपन ने जो आपका कैपेसिटर है उसको सप्लाई दी है। ठीक है, उस सप्लाई सिस्टम का वोल्टेज अपन ने माना है कैपिटल बी। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस सप्लाई के थ्रू, ये जो अपना बैटरी है इसके थ्रू अपन इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। ठीक है, चार्ज करेंगे तब आपका जो ये स्विच है ये क्या रहेगा, क्लोज पोजीशन में रहेगा, बंद पोजीशन में रहेगा, जिससे कि आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका कैपेसिटर चार्ज होगा या जब तक वो आपका बैटरी के वोल्टेज के बराबर चार्ज नहीं हो जाए तब तक उसको चार्ज होने देना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, इस कुंजी को या इस स्विच को ओपन कर देंगे। अब आपका जो कैपेसिटर वो एज ए बैटरी काम करेगा और वो जो आपका रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस, उसके थ्रू फिर वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज जिस रेट से होगा या जिस इक्वेशन से होगा, उस इक्वेशन के आधार पर फिर अपन क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या करेंगे अपन, इसके कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज नाप लेंगे। वो किससे नापेंगे आप, जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है जो रीडिंग देगा जिस टाइम पर। ठीक है, तो जिस टाइम पर वो रीडिंग देगा वो वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, उस समय पर जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज जिस इक्वेशन से आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, जिस रेट से डिस्चार्ज होगा, उस इक्वेशन के थ्रू फिर अपन क्या करेंगे, अननोन जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका अरेंजमेंट जो कि अपन को डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, तो इस मेथड में जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको एक कैपेसिटर सी तथा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इस कैपेसिटर को एक सूटेबल वोल्टेज, जो कि एक बैटरी सोर्स से आपको वो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, से चार्ज किया जाता है। कैपेसिटर के चार्ज हो जाने के बाद उसको अननोन रेजिस्टेंस के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को, ये टर्मिनल वोल्टेज कौन सा है, जो कि आपके कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और वो ऑब्जर्व किससे करते हैं अपन, जो अपन ने पैरेलल में इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है उससे। ठीक है, तो अपन माने कि किसी समय t पर अपन ने जो उस वोल्टमीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है उस पर जो वोल्टेज है मान लिया कि वो क्या है अपना स्मॉल v है। ठीक है, तो ये स्मॉल v किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे कि स्मॉल v इक्वल टू आपका क्या होगा, कैपिटल V मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस टी बाई आर सी, जहाँ पे आर सी आपका क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इस रेट से आपका कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अगर यहाँ से अब अपन क्या करें, इस v को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या हो जाएगा, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, दोनों तरफ अपन ने क्या ले लिया, लॉग ले लेंगे। तो उधर लॉग राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई या ln स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू, और उधर जो आपका ln है और जो e की पावर माइनस टी बाई आर सी है उससे लॉग से ln e कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, माइनस टी बाई आर सी। अब इस माइनस को अगर अपन आपका राइट हैंड साइड में लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, ln
कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल v इक्वल टू टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय सी एल एन कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल v का होल ब्रैकेट। ठीक, तो ये आपका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, अगर अपन इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला 0.4343 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी डिवाइडेड बाय सी log बेस 10 ब्रैकेट कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल v ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या है, जिस टाइम पर आपने उस वोल्टीमीटर की रीडिंग नोट करी है वो वाला टाइम। ठीक है, कैपिटल V आपका बैटरी वोल्टेज हो जाएगा और स्मॉल v क्या है आपका जो वोल्टीमीटर की रीडिंग है वो या स्मॉल v के रूप में आ जाएगी। और कैपेसिटर की वैल्यू आपको पता होगी, तो आप इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू रख के अपन क्या निकाल लेंगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर अपन स्मॉल v और टाइम के बीच एक कर्व खींचे, ग्राफ बनाए, तो ग्राफ आपका इस प्रकार आएगा। ठीक है, चूंकि e की पावर माइनस एक्स वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि आपका जो स्मॉल v इक्वल टू क्या है, कैपिटल V मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, इसलिए e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, जो कि आपके जो कर्व डायग्राम दिया गया उसमें इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये अपना कर्व किसके बीच हो गया, आपका जो स्मॉल v है और टाइम के बीच। ठीक है, अब सभी गण एक से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन को क्या है, टाइम भी पता है, बैटरी वोल्टेज भी पता है, और जिस टाइम पर अपन ने जो टाइम अपन ने लिया है उस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो भी अपन को पता है, जो कि क्या है आपका स्मॉल v। और वो किससे देख लेंगे अपन, जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर आपने कनेक्ट किया है उससे अपन उसके देख लेंगे। कैपेसिटर की वैल्यू आपको पता ही है, तो इस सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आप रख के और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये मेथड क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए जो डिस्चार्ज रेट होता है आपका कैपेसिटर का वो ज़्यादा आता है। मतलब कैपेसिटर बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, इसीलिए आपका जो टाइम है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ज़्यादा लगता है, इसलिए क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। ठीक है, साथ ही साथ यदि अगर अपन इसमें जो स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है और जो एंड में जो वोल्टेज अपन को मिल रहा है कैपेसिटर अक्रॉस, अगर अपन उसमें केयरफुली सावधान नहीं रहेंगे, केयरफुल नहीं रहेंगे या उसको मतलब ठीक तरह से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो अपना फिर जो मेजरमेंट है उसमें एरर आने की संभावना रहेगी। क्योंकि जो आपका कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज है वो हर टाइम पे क्या हो रहा है, चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ओबीसी बात है कि उसका जो अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या होगा, आपका टाइम के साथ घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन को एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है आपके स्टार्टिंग और एंड टाइम पर, जो आपका कैपेसिटर है उसको क्रॉस वोल्टेज कितना है उसको मेजर करने में। ठीक है, तो इस एरर को अगर अपन नेगलेक्ट करना चाहें तो अपन कर सकते हैं, या उसको कम करना चाहें तो कर सकते हैं कि क्या करेंगे अपन, जो आपका वो स्टार्टिंग में वोल्टेज और जो एंड में जो वोल्टेज आया दोनों के बीच का अपन ने डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, माना कि वो डिफरेंस क्या है आपका स्मॉल ई, तो अब जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कैपिटल R इक्वल टू 0.4343 मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय सी log बेस 10 कैपिटल V डिवाइडेड बाय कैपिटल V माइनस स्मॉल e। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से आप अपन क्या करेंगे, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 थी या इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, उसमें जो अपन ने रेजिस्टेंस निकाला, तो वो रेजिस्टेंस जो निकाला तो वो एक्चुअल जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, या जो ट्रू वैल्यू बोले अपन ने अननोन रेजिस्टेंस की, उसके बराबर तभी आएगी जब आपके कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है या जो कैपेसिटर का अपन इंटरनल रेजिस्टेंस बोल ले या लीकेज रेजिस्टेंस बोल ले, वो क्या हो, इनफाइनाइट हो। साथ ही साथ जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर यूज़ किया है
उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी या उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो, इनफाइनाइट हो, तभी आपका जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या सेकंड से जो आपने रेजिस्टेंस निकाला, तभी वो वैल्यू आपके जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके ट्रू वैल्यू के बराबर आएगी। ठीक है, अब अपन अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली आपका जो कैपेसिटर है उसका लीकेज और रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता या अनंत नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस का इफेक्ट आपके फिर मेजरमेंट पे आएगा, और जो आपको ने इक्वेशन 1 या 2 से जो रेजिस्टेंस निकाला है उसमें वो शामिल होगा, और वो आपका करेक्ट या ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आएगा, जो कि आपका अननोन रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू है, उससे दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस जो लीकेज रेजिस्टेंस है या जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस के इफेक्ट को दूर करने के लिए फिर अपन एक दूसरा अरेंजमेंट यूज करते हैं, जिसमें कि अपन ने क्या किया है, अगर अपन इस मेथड में देखें तो हम वास्तव में रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू नहीं मेजर करते, क्योंकि ट्रू वैल्यू के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तथा कैपेसिटर का लीकेज रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इस मेथड में करेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब जो अरेंजमेंट अपन यूज करेंगे वो आपको इस तरह का डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, आप अपन ने कैपेसिटर कनेक्ट किया है सी, उसके पैरेलल में अपन ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, और जो कैपेसिटर का उसका लीकेज रेजिस्टेंस अपन ने कैपिटल R1 से दिखाया है, और जो अपना अननोन रेजिस्टेंस है उसको अपन ने एक स्विच के थ्रू कनेक्ट किया है, किससे, पैरेलल में आपके कैपेसिटर से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे अपन, जो अपना अननोन रेजिस्टेंस के सीरीज में जो स्विच है वो भी क्लोज रहेगा, और आपका डीसी पावर सप्लाई का स्विच है ये भी आपका क्लोज रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद फिर आप जो सप्लाई की तरफ जो स्विच है आपका इसको ओपन कर देंगे, और फिर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा किसके थ्रू, R और R1 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू वो क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो R1 और जो कैपिटल R है इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका अगर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो माना कि वो रेजिस्टेंस क्या है आपका R डैश। ठीक है, अब जो R डैश की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या आएगी, 0.4343 मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई सी log बेस 10 कैपिटल V डिवाइडेड बाई स्मॉल v। ठीक है, तो यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, R डैश की। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो ये अपना अननोन रेजिस्टेंस था इसका जो स्विच है, अब क्या करेंगे, दोबारा सेम टेस्ट रिपीट करेंगे, बट अब इस बार अपन क्या करेंगे, स्विच को अपन ओपन कर देंगे, जिससे कि आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब जो आपका कैपेसिटर चार्ज करेंगे अपन वापस कैपेसिटर का, और फिर इसको डिस्चार्ज करेंगे किसके थ्रू, कैपिटल R1 के थ्रू। ठीक है, तो अब इस टेस्ट को अननोन रेजिस्टेंस को सर्किट से डिस्कनेक्ट करके किया जाता है, तथा कैपेसिटर को रेजिस्टेंस R1 के द्वारा डिस्चार्ज किया जाएगा। अब R1 के द्वारा इसको डिस्चार्ज किया जाएगा, तो अब अपन को जो इस टेस्ट से जो रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, अपन को R1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो R1 की वैल्यू अपन ने जो अपन ने दोबारा टेस्ट किया है, जो सेकंड टेस्ट किया उससे अपन ने R1 की वैल्यू निकाली, और फर्स्ट टेस्ट से अपने पास किसकी वैल्यू आई ली, R डैश की वैल्यू आई। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि R डैश किसके बराबर है, R1 और कैपिटल R के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर। तो इसीलिए अपन ने लिखा कि R डैश इक्वल टू क्या है आपका, कैपिटल R1 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस कैपिटल R1। तो यहाँ पे अपन को R डैश की वैल्यू पता है और R1 की वैल्यू पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अपन को दो वेरिएबल पता है, एक वेरिएबल को अपन को वैल्यू निकालनी है, तो अपन आराम से इक्वेशन नंबर 4 में R डैश और R1 की वैल्यू रखकर अपन कैपिटल R की वैल्यू या अननोन रेजिस्टेंस जो है आपका उसकी वैल्यू अपन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन जो आपका लीकेज रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, उसका इफेक्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट में नलीफाई कर सकते हो या उसको
अब उसका इफेक्ट आपके जो ट्रू वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस है उसके ट्रू वैल्यू आप यहाँ से एक्यूरेटली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये था अपना लॉस ऑफ चार्ज मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।